आर्यन अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए सड़क पर बेफिक्र चला जा रहा था। चारों तरफ ठहाकों की आवाज गूंज रही थी और वह अपने ही मजाक में इतना खोया हुआ था कि उसे सामने का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक उसकी नजर हटते ही वह सामने से आ रहे दीनू काका से टकरा जाता है। अरे ओ काका, क्या बात है? आंखें कहीं भूल आए हो क्या? सामने दिखता नहीं है क्या? या फिर जानबूझकर टकरा गए? माफ कर दीजिए छोटे मालिक, टोकरी में फल ज्यादा थे, इसलिए हाथ का संतुलन बिगड़ गया। ध्यान नहीं रहा और आपसे टकरा गया। क्या कहा तूने? संतुलन बिगड़ गया? बस इतनी सी सफाई है तेरे पास? जरा नीचे झुककर देख, मेरे जूते का क्या हाल कर दिया तूने। अभी अभी साफ करवाए थे और तूने एक ही पल में सब खराब कर दिया। पता भी है इसकी कीमत क्या है? तेरी ये पूरी फल की टोकरी बेच दे, तब भी इसके बराबर नहीं आ पाएगी। आगे से चलते वक्त आंखें खोलकर चलाकर, समझा? मालिक, मुझसे सच में गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जानबूझकर कुछ नहीं किया मैंने। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, रोज मेहनत करके ही घर का गुजारा चलता है। अगर मुझसे कोई नुकसान हो गया हो तो दया करके मुझे माफ कर दें। अरे अगर इतना ही लाचार है तो घर पर ही बैठा कर, बाहर निकलकर सड़क पर तमाशा क्यों कर रहा है? देख तो जरा कैसी गंदगी फैला दी तूने इधर उधर। लोगों का चलना मुश्किल कर दिया है। अपनी हालत का रोना रोने से कुछ नहीं होगा, पहले ये सीख कि पब्लिक जगह पर कैसे चलते से हैं। भरा आर्यन अचानक अपना आपा खो बैठता है। वह बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ता है और जोर से धक्का मार देता है। उसके धक्के से दीनू काका की बाकी फलों की टोकरी भी संतुलन खो बैठती है और एक एक करके जमीन पर गिर जाती है। ताजे फल सड़क पर दूर दूर तक बिखर जाते हैं, कुछ कुचल जाते हैं। अरे छोटे मालिक, ये आपने क्या कर दिया? मेरी सारी मेहनत यूं ही मिट्टी में मिला दी। सुबह से धूप में खड़े होकर एक एक फल इकट्ठा किया था, बड़ी उम्मीदों से निकला था कि आज कुछ कमा लूंगा, लेकिन आपने तो पल भर में सब बर्बाद कर दिया। अब मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगा? बस कर अब ये रोना धोना, ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने। तुम जैसे लोगों को यही सब शोभा देता है, हर बात पर आंसू बहाना और दूसरों पर इल्जाम लगाना। अपनी हालत सुधार नहीं सकते और यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर देते हो। मालिक, हम गरीब जरूर हैं, हालात ने हमें झुका दिया है, पर हमारा दिल और इंसानियत अभी भी जिंदा है। हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन इज्जत और आत्मसम्मान तो है। आखिर हम भी इंसान ही हैं, कोई बेकार चीज नहीं कि यूं ठुकरा दिया जाए। इंसान की बात कर रहे हो? ये क्या हालत है तुम्हारे सामान की? इतनी खराब और बिखरी हुई सब्जियां तो हमारे पालतू जानवर भी शायद न देखें, छूना तो दूर की बात है। समझ में नहीं आता तुम लोग ऐसा सामान लेकर आते ही क्यों हो? इसी बीच सड़क के किनारे एक बड़ी और चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। ड्राइवर जल्दी से दरवाजा खोलता है और अंदर बैठे राय साहब धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। उनकी नजर जैसे ही सामने पड़ती है, वे वही खिठक जाते हैं। सड़क पर बिखरे हुए फल, परेशान और रोते हुए दीनू काका और गुस्से में खड़ा आर्यन, यह पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने साफ दिखाई देता है। आर्यन, ये क्या हो रहा है यहाँ? और ये कैसा तमाशा लगा रखा है तुमने सड़क पर? क्या यही तुम्हारी परवरिश सिखाती है कि किसी कमजोर इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए? पिताजी, आप यहाँ। मैं बस आपको ही समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए ना, इस आदमी ने पहले मेरी चीजों से टकराकर सारा सामान गिरा दिया और अब बेवजह यहाँ ड्रामा कर रहा है। बस, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। अब तुम्हारी कोई सफाई नहीं चलने वाली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आर्यन। किसी की मजबूरी का इस तरह मजाक उड़ाते हुए तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम क्या कर रहे हो? पर पिताजी, इसमें भी तो इसकी ही गलती थी। ये खुद ही मुझसे आकर टकराया और फिर सारा सामान गिर गया। मैं तो बस खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी कोई गलती नहीं है।
वो एक बुजुर्ग इंसान है, आर्यन। हो सकता है उनसे गलती से धक्का लग गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका अपमान करो, उनका नुकसान कर दो और उनकी पूरी मेहनत छीन लो। गलती चाहे जिसकी भी हो, तुमने जो किया है वह किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा। नहीं ठाकुर साहब, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। जो हुआ वो हो गया। लेकिन मैं क्या कहूं, इनके गुस्से और जिद के किस्से तो पूरा गांव जानता है। हम जैसे गरीबों की तो कोई सुनवाई ही नहीं होती। नहीं काका, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी आर्यन की है। आर्यन, अब और बेहिस नहीं, तुरंत इनसे माफी मांगो। यह कोई सलाह नहीं है, यह मेरा आदेश है। कभी नहीं, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा और नहीं अपनी बात वापस लूंगा। जो समझना है समझ लो पिताजी, मैं यहाँ और एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। काका, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, दिल से। और ये पैसे रखिए ताकि आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। आप नई सब्जियां ले आइए और अपनी आजीविका फिर से शुरू। मुनीम जी, बात अब संभलती हुई नहीं लग रही। आर्यन अब मेरे हाथ से थोड़ा थोड़ा फिसलता जा रहा है। उसकी सोच और उसका गुस्सा दोनों ही अब पहले जैसे नहीं रहे। आज जो उसने किया वो सिर्फ एक गलती नहीं थी, वो उसके व्यवहार का संकेत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे रोका जाए। ठाकुर साहब, ये तो जवानी का जोश है। उम्र के इस दौर में अक्सर इंसान जल्दबाजी और गुस्से में फैसले कर लेता है। अभी भटका हुआ है, लेकिन वक्त के साथ समझ जाएगा। बस थोड़ा धैर्य और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। नहीं मुनीम जी, बात सिर्फ जोश की नहीं है। उसे न समय की कदर है और न ही रिश्तों की। आज उसने जो रवैया दिखाया है वह सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह उसकी सोच की गहराई दिखाता है। मुझे डर है कि अगर अभी उसे नहीं रोका गया तो आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। ठाकुर साहब, वो अभी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। सीधे रोकेंगे तो और जिद करेगा। उसे खुद हालात से अपनी गलती समझनी होगी। मुनीम जी, जब पेट खाली होता है तो इंसान के कान अपने आप खुल जाते हैं। उसे शब्द नहीं, अनुभव समझाएगा। अब उसे उसके कर्मों के नतीजे से ही सिखाना होगा। ठाकुर साहब, क्या आप सच में उसे घर से निकाल देंगे? सोच लीजिए, यह फैसला बहुत बड़ा है। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है मुनीम जी। मैंने बहुत सोच लिया है। अब सख्ती दिखानी ही पड़ेगी ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। पिताजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है। अभी बहुत काम है मेरा। ये बातें बाद में भी हो सकती है। दोस्तों के पास या फिर मेरी कमाई यूं ही उड़ाने। आर्यन, अब बहाने बंद करो। आज तुम्हें कुछ बातें साफ साफ समझनी। आपकी कमाई ही तो है पिताजी, और कौन उड़ाएगा? मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताता हूँ। इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? अभय, ये पैसे तुम्हारी ऐशो आराम के लिए नहीं है। ये पसीने की कमाई है, मेहनत और जिम्मेदारी का नतीजा है। इसे हल्के में लेना बंद करो। समझो कि हर रुपए के पीछे कितनी मेहनत लगी है। आपको लगता है मैं खुद कमा नहीं सकता? पिताजी, मैं भी मेहनत कर सकता हूँ। बस आपने मुझे कभी मौका नहीं दिया कि मैं खुद कुछ करके दिखा सकूं। हर बार आप ही तय करते रहे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बिल्कुल नहीं आर्यन, तुम एक दिन भी अपनी आदतों के बिना, आराम के बिना नहीं रह सकते। तुम्हें लगता है मेहनत और असली जिंदगी इतनी आसान होती है। तुमने अभी तक उसका एक दिन भी सामना नहीं किया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और वापस आकर आपको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। अब मुझे किसी की रोक टोक नहीं चाहिए। याद रखना आर्यन, आज के बाद इस घर का अंत तुम्हारे लिए बंद है। यह सजा नहीं, तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने का फैसला है।
अब तुम्हें अपने कदम खुद संभालने होंगे। फिर आर्यन घर से बाहर निकल जाता है। उसके कदम तेज थे, चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास दोनों साथ साथ झलक रहे थे। सोचता क्या है वो, पिताजी भी बस डराते रहते हैं। मैं कोई नाकाम इंसान थोड़ी हूं। कल ही मैं पैसे कमा लूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। भूख भी लगने लगी है। पहले इस वक्त घर में खाना मिल जाता था। चाहे कुछ भी हो, एक वक्त की रोटी तो तय थी। सेठ जी, मुझे एक वक्त का खाना दे दीजिए। बहुत भूख लगी है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही काम करके चुका दूंगा। माफ कीजिए कुंवर साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर साहब का सख्त हुक्म है कि बिना काम के कोई मदद या उधार नहीं दिया जाएगा। मैं चाहकर भी नियम नहीं तोड़ सकता। क्या हुक्म है? किस बात का हुक्म? और किसने दिया है ये सब रोकने का? हुक्म ये है कुंवर साहब कि आपको कोई भी बिना काम किए खाना या उधार नहीं देगा। सबको साफ कह दिया गया है, पहले काम फिर मदद। यह पिताजी ने अच्छा नहीं किया, मुझे इस तरह सबके सामने मजबूर कर दिया। अगर खाना चाहिए तो दुकान के बाहर रखी बोरियां उठाने का काम करना होगा। यही हुक्म है, बिना काम के किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या मैं, कुंवर आर्यन, बोरिया उठाऊंगा? यह कैसे संभव है? आप लोग समझते क्या है मुझे? फिर भूखे रहिए कुंवर साहब, यहाँ कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। या तो काम कीजिए या फिर बिना भोजन के रहना पड़ेगा। आर्यन वहां से कुछ कदम आगे बढ़ता है। उसका आत्मविश्वास अभी भी बना हुआ था, लेकिन भूख और थकान अब साफ महसूस होने लगी थी। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। वही दीनू काका, जिनकी सब्जियां कुछ देर पहले बिखर गई थीं। वही सब्जी वाला, दीनू काका। क्या वह मुझे अब भी पहचानेगा? या फिर उस घटना के बाद उसके मन में मेरे लिए बस गुस्सा ही बचा होगा? अरे छोटे मालिक, आप यहाँ इस हाल में सड़क पर? सब ठीक तो है ना? आप ऐसे अकेले क्यों घूम रहे हैं? रामू काका, मैं बहुत भूखा हूँ। अभी कुछ खाने को नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आइए मालिक, जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा मेरे पास बचा है वही सही, आप खा लीजिए। भूखे रहना ठीक नहीं होता। पर काका, मैंने तो आपकी सारी टोकरी गिरा दी थी, आपकी मेहनत बर्बाद कर दी, फिर भी आप मुझे खाना दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, बड़े लोग अक्सर गलती कर देते हैं, लेकिन उसे मानने की हिम्मत कम ही लोग दिखाते हैं। तुमने कम से कम अपनी गलती समझी, यही काफी है। काका, मेहनत क्या होती है, आज पहली बार ठीक से समझ आया। पहले सिर्फ शब्द लगता था, लेकिन आज महसूस हुआ कि इसके पीछे कितनी तकलीफ और संघर्ष छुपा होता है। अगर तुम्हें सच में समझ आया है बेटा, तो क्या तुम थोड़ा काम करना चाहोगे? मुझे आज मदद की जरूरत है, और काम करने से ही इंसान सब सीखता है। हाँ काका, मैं काम करूंगा। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। जो भी मेहनत होगी मैं खुद करके दिखाऊंगा। आज से मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखूंगा। तो चलो बेटा, ये सब्जियां मंडी तक पहुंचानी हैं। अगर तुम साथ दे दो तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और तुम्हें भी मेहनत का सही मतलब समझ आएगा। सब्जियां मंडी तक पहुंचाने के बाद आर्यन थका हुआ लेकिन बदला हुआ सा अपने घर लौटता है। उसके कौन है? पिताजी, आपका बेटा आया है। आर्यन, क्या कुछ कमा कर लाए हो? हाँ पिताजी, यह मेरी पहली कमाई है। आज मैंने सच में मेहनत करके कमाया है और अब मुझे इसका मतलब समझ आया है। आर्यन, आज तुम सच में मेरे बेटे कहलाने के लायक बने हो। आज तुम्हारी कमाई से ज्यादा तुम्हारी मेहनत और बदलता हुआ सोचने का तरीका मुझे सबसे बड़ा तोहफा लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था।
मैं अपनी गलती समझ नहीं पाया और अपने ही घमंड में दूसरों को छोटा समझ बैठा। आज मुझे सच में एहसास हुआ है कि मेहनत और इंसानियत क्या होती है।